हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट लेंगे। तो पहले डी ब्लॉक एलिमेंट ले लेते हैं, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। तो इसके मेनली हमारे पास तीन सीरीज है। वैसे तो चार सीरीज है, लेकिन लास्ट वाला जो सीरीज है, जो कि फोर्थ सॉरी सेवंथ ग्रेड में आता है, वो रेड एक्टिव सीरीज है, तो उसकी हम बात करते हैं नहीं। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर तीन सीरीज है। ओके। तो एक है थ्री डी सीरीज। ठीक है। तो थ्री डी सीरीज में क्या है? ये थ्री डी सीरीज है। ओके। फोर डी सीरीज की अगर हम बात करेंगे, तो ये फोर डी सीरीज वाला है। ठीक है। ऑब्वियसली थ्री डी सीरीज जो है, ये 31 एटॉमिक नंबर से लेकर सॉरी नॉट 31, 21 to 30 है। ठीक है। एटॉमिक एटॉमिक नंबर यहाँ पर 21 to 30 है। इससे नेक्स्ट वाली जो सीरीज है, इट इज 39 to 48 हो जाएगा ना। 38 + 18, हाँ 38 प्लस 39 या 38 + 10, हो गया 48 हो गया। एंड फाइव डी सीरीज जो है, इसमें क्या होता है हमारे पास, पहले आता है एल ए, एंड एल ए के बाद में, मतलब एल ए का जो एटॉमिक नंबर है, इट इज 57। एंड इसके बाद में 58 से जो 71 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट है, वो एफ ब्लॉक वाले हैं। ठीक है। ये हम बोल सकते हैं इन बिटवीन यहाँ पर क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट आ गए। तो एल ए आता है, देन उसके बाद वापस हमारे पास एफ डी ब्लॉक स्टार्ट होता है ना। एल ए के बाद 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के आएंगे, फिर वापस एच एफ से डी ब्लॉक स्टार्ट होगा। तो ये हमारे पास हो गए। तो दिस इज 72 एंड देन 72 से लास्ट वाला 80। ओके। तो ये हमारे पास तीन सीरीज है थ्री डी की, सॉरी डी डी ब्लॉक की। थ्री डी सीरीज, फोर डी सीरीज एंड फाइव डी। लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये क्या होता है? इट इज n-1 d 1 to 10 एंड ns 1 और 2। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट का कुछ ये होता है, n-1 d 1 to 10 एंड ns 1 और 2। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि अपने पास जो क्रोमियम एंड कॉपर वगैरह वाला है, उसके ग्रुप में जनरली जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ns 1 हो जाता है, बाकी में क्या होता है ns 2 होता है ना। क्रोमियम कॉपर वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर ns 1 रहता है। ओके, क्रोमियम में एंड कॉपर में क्या होता है ns 1 होता है, बाकी जगह क्या होता है ns 2। ओके, सो क्रोमियम एंड उसके नीचे वाला जो है मॉलिब्डेनम, इसमें ns 1 एंड n-1 d5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके अलावा कॉपर की अगर हम बात करें, ठीक है, कॉपर वाले ग्रुप में कॉपर AgAu, इनके केस में क्या होता है, इनके केस में होता है ns 1 n-1 d10। तो ये जो ns 1 और 2 है इसमें ऑब्वियसली यहाँ पर आता है। अच्छा, एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। देखो, एक्सेप्शन आ रहा है पीडी के केस। पीडी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट इज 5s0 4d10। देखो यहाँ पर s0 हो रहा है। ओके, इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, एस में 0 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बाकी सभी केसेस में एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, बट पीडी जो है उसके केस में एस में 0 इलेक्ट्रॉन। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? तो अब हम यहाँ पर लेंगे प्रॉपर्टीज।
तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं मेटालिक करेक्टर। तो देखो ऑब्वियसली मेटल्स ही होते हैं ना, तो जितने भी हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है सभी में क्या होगा, मेटालिक प्रॉपर्टी होंगी। सो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले मेटालिक प्रॉपर्टी जैसे लाइक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है ना, ठीक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर डक्टिलिटी या फिर मेलिएबिलिटी या फिर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। मेटालिक लेस्टर होता है। हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर किसकी होती है, मेटल की। इसके अलावा अगर लाइक मेटालिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सॉलिड स्टेट तुम्हारा हो ही गया है ना, तो मेटालिक स्ट्रक्चर वगैरह की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मोर देन वन टाइप की मेटालिक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर। ओके, जैसे मतलब किसी का बीसीसी भी है, उसका एफसीसी भी है, उसका एचसीपी भी है ना। तो इस टाइप की पर्टिकुलर मेटल की फिक्स कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर मेटल जो है वो एचसीपी में ही रहेगा या वो एफसीसी में ही रहेगा, ठीक है। वो एक से ज्यादा टाइप का हमारे पास क्या है, मेटलिक स्ट्रक्चर यहाँ पर रहता है। ऑब्वियसली कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन है, कुछ के बस सिंगल होते हैं, ठीक है। सो एक्सेप्ट जेड एन सी डी एच जी एंड एम एन। तो जेड एन सी डी एच जी एंड एम एन जो है ऑब्वियसली एच जी तो लिक्विड है ना, तो एच जी का तो इसलिए हम बात नहीं कर रहे हैं। बाकी के केस में हमारे पास क्या है, मोर देन वन टाइप के यहाँ पर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक्सेप्ट जेड एन सी डी एच जी एंड एम एन, दे हैव मोर देन दे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मेटालिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक से ज्यादा टाइप के यहाँ पर क्या होते हैं, मेटालिक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। यस, पेज नंबर भी लिख देते हैं। पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2, दिस इज पेज नंबर 3।
हो गया सभी का? तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा एंथैल्पी होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एंथैल्पी पहले इंक्रीज होगा, मिडिल ऑफ द ग्रुप तक इंक्रीज होगा एंड देन उसके बाद डिक्रीज होता है। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एटमाइजेशन increases till middle of the group मतलब CR तक and then decreases because greater the number of unpaired electrons, greater will be the enthalpy of atomization। तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? ऑब्वियसली क्रोमियम वाले में होंगे। क्रोमियम वाले ग्रुप में सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एंड उसके बाद में वापस इलेक्ट्रॉन का क्या पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है ना। तो इसलिए क्रोमियम वाले ग्रुप का सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए देखो क्या होता है कि हमारे पास देयर फोर CR MO and W आर वेरी हार्ड, क्योंकि उनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है बहुत ज्यादा है, या हम बोल सकते हैं वहां पर अच्छा मेटेलिक बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा डाउन द ग्रुप अगर हम देखें तो 4D एंड 5D सीरीज जो है उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो 3D सीरीज से ज्यादा हुआ है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन increases down the group that is मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो हमारे पास क्या स्ट्रॉन्गर आएगा। ठीक है, तो दैट इज ग्रेटर मेटेलिक बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग इन 4D एंड 5D सीरीज। ठीक है, 4D एंड 5D सीरीज के केस में स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग का, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज्यादा हमारे पास क्या है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। लेकिन डाउन द ग्रुप ऑब्वियसली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वहां पर जस्ट साइज की बात करेंगे, साइज बढ़ रहा है जनरली, एंड उसकी वजह से हमारे पास इजीली क्या है बॉन्ड बनेंगे या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यहाँ पर क्या है इंक्रीज होगा, क्योंकि जो इजी हमारे पास वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो सकते हैं ना। अच्छा, सो दिस इज पेज नंबर 4। लेफ्ट टू राइट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मिडिल ऑफ द ग्रुप तक इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा, क्योंकि मिडिल ऑफ द ग्रुप में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, एंड डाउन द ग्रुप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमारे पास बढ़ेगा।
हो गया सबका? तो नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर साइज। तो साइज ऑफ एटम एंड आयन, ऑब्वियसली एटम का जैसे रहता वैसे आयन का रहता। तो दिस इज पॉइंट नंबर 3 आई थिंक। तो देखो लेफ्ट टू राइट जो साइज है वो डिक्रीज होता है टिल मिडिल ऑफ द ग्रुप, देन उसके बाद कांस्टेंट रहता है, देन एंड में वापस इंक्रीज हो जाता है। तो साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टिल मिडिल ऑफ द ग्रुप, then remains almost constant and increases at the end of sorry size decreases from left to right till middle of the period, group name till middle of the period। लास्ट टाइम एक पीरियड ही लिखा ना, ग्रुप तो नहीं लिख दिया? मिडिल ऑफ द ग्रुप लिखा है क्या लास्ट टाइम? पीरियड लिख देते हैं। ये मिडिल ऑफ द सीरीज विल बी द बेटर है ना, मिडिल ऑफ द सीरीज। तो टिल मिडिल ऑफ द सीरीज हमारे पास क्या साइज जो है वो डिक्रीज होगा, देन उसके बाद कांस्टेंट रहेगा एंड एट द एंड फिर से इंक्रीज हो जाएगा एंड इंक्रीजेस एट द एंड ऑफ द सीरीज। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर डाउन द ग्रुप साइज की बात करें तो डाउन द ग्रुप साइज जो है ये इंक्रीज होता है, लेकिन जब हम 4D एंड 5D सीरीज की बात करते हैं तो 4D एंड 5D सीरीज का जो साइज है ऑलमोस्ट सेम रहता है। ओके, चलो पहले एक बार वैसे देख लेते हैं कि हमारे पास साइज कैसे हो रहा है। तो SC ठीक है, क्रोमियम या फिर MN के बाद ऑलमोस्ट साइज यहाँ पर क्या आ जाता है, MN के बाद में सेम आने लगता है। FeCO एंड Ni का ऑलमोस्ट सेम है, देन उसके बाद कॉपर से बढ़ गया एंड Zn का सब मतलब फिर से बढ़ गया। तो साइज अपने पास कुछ इस टाइप से चलता है एंड इसी टाइप से बाकी में भी रहेगा। ठीक है, तो साइज जो है लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज होगा टिल मिडिल ऑफ द ग्रुप। तो वो मिडिल ऑफ द सॉरी टिल मिडिल ऑफ द सीरीज तो ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, जरूर ये क्रोमियम तक है, आगे तक भी बोल सकते हो उसको, बट ये रहता है फर्स्ट वाली सीरीज में, मतलब साइज पे तो सी ऑर्डर है। ओके, मतलब देखा जाए तो Fe तक डिक्रीज हुआ है। ओके, उसके बाद Fe से ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, FeCO Ni का ऑलमोस्ट सेम है एंड कॉपर एंड Zn का ग्रेटर।
ठीक है। एंड अगर हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप की, तो डाउन द ग्रुप साइज क्या इंक्रीज होता है, ठीक है, साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बट साइज ऑफ 4D series and 5D series almost same due to lengthened contraction। हमारे पास बीच में क्या है, लेंथेनाइड्स आ जाते हैं, है ना, तो उनकी वजह से ये हो रहा है। ऑब्वियसली लेंथेनाइड कब आएंगे, आफ्टर एलए आएंगे, तो एलए और उसके ऊपर वाले एलिमेंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो एक्सेप्शन स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एलए के नेक्स्ट वाला एलिमेंट एचएफ से। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो साइज कुछ इस टाइप से रहता है। 3D सीरीज का साइज सबसे कम, इससे ज्यादा होगा 4D सीरीज का, एंड 4D सीरीज एंड 5D सीरीज का ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो 4D एंड 5D सीरीज का जो साइज है ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है।
ओके, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट के हाई होते हैं। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर जनरली हाई तो they increase from left to right till CR group and then decreases due to मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, सो मेटालिक बॉन्डिंग हमारे पास क्या, लेफ्ट टू राइट सीआर वाले ग्रुप तक स्ट्रॉन्ग है, देन उसके बाद वीक हो जाता है, वही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसलिए सीआर वाले ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट एक तरह से सबसे ज्यादा हो गया एंड देन उसके बाद वापस कम होने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा एमएन और टीसी जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है एक्सेप्शनली कम होता है। सो एमएन एंड टीसी हैव एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट आ गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला। सॉरी, डिक्रीजेज ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग, पॉइंट लिख दिया था, ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी एंड उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हो जाएगा। हो गया, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं डेंसिटी।
तो डेंसिटी जो है वो लेफ्ट टू राइट हमारे पास इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज होता है। ठीक है, हमें पता है कि डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम है ना। तो लेफ्ट टू राइट मास बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, तो उसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज होना चाहिए। डाउन द ग्रुप मास भी बढ़ता है एंड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप मास भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो डेंसिटी का क्या है? तो एक्चुअली मास जो है ज्यादा फैक्टर से बढ़ता है, तो डेंसिटी हम बोल सकते हैं कि इंक्रीज होगा। ठीक है, सो डेंसिटी जो है लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज होता है। तो डेंसिटी इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट एंड डाउन द ग्रुप। ठीक है, लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज जनरली हाई। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो दो एलिमेंट हमारे पास हाईएस्ट डेंसिटी वाले हैं वो डी ब्लॉक के। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उनका डेंसिटी वैसे ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले एलिमेंट भी ट्रांजिशन मतलब इसी उसके हैं। ठीक है, कौन कौन से है भाई? ऑस्मियम एंड इरिडियम, इन दोनों का जो डेंसिटी है बहुत ज्यादा होता है। ऑस्मियम का 22.57 ग्राम पर सीसी या ग्राम पर एमएल, एंड इरिडियम का 22.61, मतलब इरिडियम सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला एलिमेंट। ओके, सो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा डेंसिटी जिस एलिमेंट की है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की है, ये डी ब्लॉक वाला एलिमेंट। ओके, तो लिखो फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी increases slowly from left to right in a series। अच्छा, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज होता है, लेकिन 4D सीरीज से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो जाता है 5D सीरीज का। ओके, so ionization energy decreases down the group but ionization energy of 5D series is higher than 4D सीरीज। ठीक है, तो 5D सीरीज की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 4D सीरीज से जनरली क्या होती है? हायर होती है। ओके, रीजन वही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ही हो गया। तो ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करें तो 3D सीरीज का सबसे ज्यादा है जनरली, तो उससे कम हो गया 4D सीरीज का, एंड देन इससे ज्यादा हो जाएगा 5D। ठीक है, तो 4D सीरीज का जो आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या रहता है? सबसे कम रहता है।
ओके, सो ये हमारे पास हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे पास जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, मतलब मोर देन वन टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है एक्सेप्ट जेड एन एंड सी डी। जेड एन और सी डी जो है जनरली एक ही टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं, बाकी सभी जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट जेड एन, जिसके केस में +2 रहता है, एंड सी डी, उसका भी क्या रहता है, +2। ठीक है, तो एक्सेप्ट जेड एन एंड सी डी, बाकी मैक्सिमम जो अपने पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही स्टेबल रहते हैं ना। आउट ऑफ दिस ओनली फ्यू आर स्टेबल। तो ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं, ये क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर n-1 का जो डी ऑर्बिटल है वो भी पार्टिसिपेट करता है, और ns वाला जो ऑर्बिटल है वो भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट of these elements due to ns and n-1 d electrons। तो ns के इलेक्ट्रॉन और n-1 वाले जो d इलेक्ट्रॉन है, उनकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लेते हैं स्कैंडियम, Sc has electronic configuration 4s2 3d1। ठीक है, तो Sc का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 4s2 3d1 है। अब यहाँ पर देखो, अगर जस्ट 4s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा, लेकिन अगर डी का इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली डी जो है n-1 वाला है ना, या 3d वाला, तो वैलेंस शेल तो 4th ऑर्बिट हो गया, एंड उसके अंदर वाला जो सेल है वो क्या हो गया, n-1 वाला हो गया या 3d हो गया। 4s इज वैलेंस शेल और 3d इज n-1 वाला सेल। तो अगर यहाँ पर जस्ट 4s पार्टिसिपेट किया तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, एंड अगर 3d भी पार्टिसिपेट कर लिया 4s के साथ साथ तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, सो इफ ओनली 4s electrons take part in bonding, then OS is +2, but if 3d electrons, if 3d also take part, then OS is +3। ठीक है, अगर 3d भी पार्टिसिपेट कर लिया तो जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से बाकी जो एलिमेंट है उनके केस में भी ns की वजह से भी हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है, और
n माइनस वन डी की वजह से भी आ सकता है। ठीक है, जस्ट NS की वजह से देखोगे तो कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसके अलावा n माइनस वन वाला डी भी पार्टिसिपेट कर लिया तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, इसी में और कुछ चीज हम बताएंगे, पहले लिख लो ये। ठीक है, तो इस टाइप से वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, लेकिन सारे ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल नहीं होंगे, कुछ ही ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होंगे। जैसे Fe के केस में +2 एंड +3 हो गया है ना, तो कुछ ऑक्सीडेशन नंबर ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं।
हो गया सबका? तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में और भी हमारे पास यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं, मतलब कुछ चीजें आती हैं जो बता देते हैं। तो हमारे पास देखो स्टेबिलिटी ऑफ हायर, अब यहाँ पर याद है पी ब्लॉक एलिमेंट में तुमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा होगा। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है, बट ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट increases, that is W का जो 6 ऑक्सीडेशन नंबर है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि W+6 and MO+6 are more stable than Cr+6। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से therefore Cr2O7 नेगेटिव जो है वो acts as oxidizing agent, acts as oxidizing agent, क्योंकि उतना स्टेबल नहीं है तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होने की ट्राई करेगा ना। लेकिन ये जो है ऑलरेडी स्टेबल है तो ये रिड्यूस क्यों होंगे, ठीक है। बट W6 पॉजिटिव एंड MO6 पॉजिटिव डू नॉट, ठीक है। तो Cr2O7 नेगेटिव जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, बट W6 पॉजिटिव एंड MO6 पॉजिटिव ऐसा नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, ये आता है इन द केस ऑफ ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अपने पास है OH का, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है +8 है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज OH, जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है, ठीक है, विच शोज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी +8, विच शोज +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में OH जो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कितना है, +8, ठीक है। लिखो फिर, और 2-3 कुछ और चीजें बता देते हैं यहाँ पर।
हो गया सबका? सेकेंड पॉइंट इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। मतलब किसी भी एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ होगा। या हम बोल सकते हैं एलिमेंट शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो ऐसे लिख दो इसको। एलिमेंट्स शो हायर OH विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो एलिमेंट्स की वो किसके साथ आती है? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ आ रही है। देन तो ये तो हमने बता दी कि ऑस्मियम जो है उसके केस में सबसे ज्यादा होगा। नाउ देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एलिमेंट हैं उनके केस में जो कंपाउंड बनेगा वो कोवेलेंट होगा, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड होंगे वो आयनिक होंगे। ठीक है। तो कंपाउंड विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर आयनिक while with lower oxidation state are with higher oxidation state are covalent while with lower oxidation state are ion। ठीक है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो एलिमेंट होंगे वो आयनिक होंगे, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एलिमेंट है कोवेलेंट होंगे, एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एलिमेंट है आयनिक। इसके अलावा ऑक्साइड्स में भी सेम चीज है। ऑक्साइड्स में अगर हम बोलेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक हो जाएंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएंगे? बेसिक हो जाएंगे। इंटरमीडिएट वाले जो है एम्फोटेरिक हो सकते हैं। तो हायर OH ऑक्साइड आर एसिडिक while lower OH oxides are basic in nature। ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की यहाँ पर बात करते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड जो है एसिडिक हो गए, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक हो गए। ओके। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो लेफ्ट टू राइट नंबर मिडिल तक इंक्रीज होता है, देन वापस कम होने लग जाता है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट till Mn and then decreases। Mn has या Mn shows +2 to +7, या हम बोल सकते हैं +2 +3 सब दिखाता है वो, +2 से +7 तक सब। ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट हो गया।
हो गया सबका? तो ये हमारे पास आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर colored of compounds या formation of colored ion। तो यार ये तो तुमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा ही होगा ना। तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड of transition metal transition element are colored in solid form and in solution। तो जो जनरली कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? याद है डी ट्रांजिशन पढ़ा है तुमने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा होगा ना। तो these compounds show color due to डी transition that is from that is electron transition in between T2G and EG। इलेक्ट्रॉन T2G और EG में जंप करता है, याद है? तो T2G से EG वगैरह में इलेक्ट्रॉन जंप किया तो कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ। ओके, सो अप्रोप्रिएट एनर्जी का जो वेवलेंथ है, अप्रोप्रिएट वेवलेंथ का जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, तो बचा हुआ जो अपने पास विजिबल लाइट है उसकी वजह से क्या दिखाई देगा? कलर दिखाई देगा। याद आया? ओके, सो जनरली ये अनपेड इलेक्ट्रॉन के केस में आता है। ओके, तो अगर फर्स्ट ग्रुप में हम यहाँ पर देखते हैं तो Sc3 पॉजिटिव एंड Pi4 पॉजिटिव जो है इनके कलरलेस होते हैं जनरली। इसके अलावा Cu पॉजिटिव जो है ये एंड Zn2 पॉजिटिव जो है ये भी कलरलेस होते हैं। क्यों होते हैं कलरलेस? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है नहीं जंप करने के लिए, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास जंप करने के लिए नहीं है, 3D में इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट होना चाहिए ना। T2G से EG या EG से T2G में जंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? कलरलेस। ठीक है, तो दैट इज ये क्या हो जाएंगे? कलरलेस।
हो गया सबका? सो नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर तो ये हमारे पास हो गए कलर्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट ले लेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो जनरली डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट है वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एटम्स और आयंस एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड availability of vacant orbitals, they form coordination compounds या क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यही होता है ना, लोन पेयर आ सकती है ना, वेकेंट ऑर्बिटल में क्या आ सकती है, लोन पेयर आ सकती है ना। फॉर एग्जांपल तुम ले सकते हो K4 FeCN6 जैसे हो गया, ओके, या फिर NiNH3 6SO4 हो गया, ओके, या फिर CuNH3 4SO4 हो गया। ये कुछ एग्जांपल ले लिया। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बना। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ऑब्वियसली ये तो सभी को पता ही है ना। तो ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक भी हो सकते हैं और डायमैग्नेटिक भी। सो ये म्यू क्या होता है? दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। सो ये क्या होता था? दिस इज रूट ऑफ n इंटू n प्लस टू ना। ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज म्यू। यूनिट इसकी क्या होती है? bm, बोर मैग्नेट। सो इफ, अच्छा यहाँ पर n क्या था? n अपने पास होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इफ म्यू इज इक्वल टू जीरो, और वो कब जीरो होगा? जब n इक्वल टू जीरो है, ठीक है। देन सब्सटेंस क्या होता है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक। और अगर म्यू जो है वो जीरो नहीं है, मतलब एन जीरो नहीं है, या हम बोल सकते हैं कोई ना कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, देन सब्सटेंस क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक। ऑब्वियसली यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि इनका क्या रहेगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा। या तो पैरामैग्नेटिक होंगे या डायमैग्नेटिक। लास्ट टाइम वाला 12 था, एंड दिस इज 14। ओके, तो नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स। ये शायद तुमने सॉलिड स्टेट में भी थोड़ा सा देखा होगा, है ना। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट आया था एक। ओके, या फिर तुम इसको इंटरस्टेशियल हाइड्राइड या इंटरस्टेशियल कार्बाइड वगैरह पढ़ा है क्या?
इंटरस्टेशियल हाइड्राइड हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, एंड कार्बाइड वाला जो है वो पी ब्लॉक वाले में। तो नेक्स्ट वही है, तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स। तो देखो ये क्या है, ये हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं किसके साथ, जैसे कार्बन हाइड्रोजन वगैरह के साथ। तो ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टेशियल कंपाउंड विद हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो स्मॉल एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, मतलब क्या, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, गेट ट्रैप इन इंटरस्टेशियल साइट या वैकेंसी to give compound. They are also called non-stoichiometric compound. They are also called non-stoichiometric compound. जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेंगे तो TiH2, Mn4n, Fe3n, Fe3H, etc. Okay.
ओके, सो ये हो गया हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड। नाउ एलॉय फॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पर। तो कौन सा पॉइंट है? 10, ओके, दिस वाज 11 and this is point number 12. Okay, so page number is 16. तो हमारे पास ये जो है ये एलॉय भी बना सकते हैं। तो एलॉय देखो होता क्या है, तो इसमें एक मेटल का एटम दूसरे मेटल के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, सो एलॉयज आर होमोजीनियस सॉलिड्स या होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन in which the atoms of one metal are distributed randomly among atoms of another metal। तो ये जनरली कब बनते हैं? जब हमारे पास एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट क्या हो, सेम। ठीक है, सो द एलॉयज आर जनरली फॉर्म by those atoms which have, ऑब्वियसली यहाँ पर एटॉमिक रेडियस कौन सी होगी, मेटालिक रेडियस होगी। तो विच हैज मेटालिक रेडियस विद इन 15% ऑफ ईच अदर। ठीक है, मतलब आजू बाजू होनी चाहिए, आसपास होनी चाहिए मेटालिक रेडियस, तब हमारे पास ये हो सकता है। तो जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट अपने पास काफी नंबर में क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ एलॉय। ओके, जैसे एग्जांपल अगर ले, तो ब्रास जो है उसमें क्या है, ब्रास में हमारे पास कॉपर एंड जिंक है ना। इसी टाइप से ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉपर एंड टिन होता है। ओके, तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल भी होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, सो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।